हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट्स सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? जो सोल्यूट होता है जिसे हम विलेय कहते हैं, सोलवेंट जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक, एंड सॉल्यूशन सॉल्यूशन कहते हैं विलयन। ठीक है, इनकी अमेजिंग वर्ल्ड, इनकी अद्भुत दुनिया। ठीक है, तो हम जानेंगे इस चैप्टर में सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी के बारे में जानेंगे और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका आगे 9th स्टैंडर्ड का भी बेस है। तो देखते हैं, प्रोब एंड पॉन्डर, सोचो और विचार करो। तो करते हैं चैप्टर स्टार्ट। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर अबव? कि तुम्हें क्या लगता है कि ऊपर की तस्वीर में क्या हो रहा है? तो देखो, एक बार पिक्चर को देखते हैं हम। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या दिखाई दे रहा है? गांधी जी दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे। आपने देखो एसएसटी में दांडी यात्रा सुना होगा, है ना? दांडी यात्रा सुना होगा। दांडी यात्रा जिसे नमक मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरुद्ध एक अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो वो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई। ठीक है, उन्होंने यात्रा शुरू की थी और 24 दिन की यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त हुई। तो वहां पे गांधी जी ने ना समुद्र तट पे नमक बनाकर कानून भंग किया था। ठीक है, तो आपको वही इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सोशल स्टडी में भी आपने इस चीज को अच्छे से रीड आउट किया होगा। ठीक है, नहीं किया तो आपके पास आगे स्टैंडर्ड में आएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड टू मच शुगर टू योर टी एंड इट स्टॉप्स डिसॉल्विंग? कि क्या होता है जब आप ऐड करते बहुत ज्यादा चीनी अपनी चाय में ऐड कर देते हो और वो घुलना बंद कर देता है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? Why do sugar and salt dissolve in water but not in oil? कि जो चीनी और नमक है वो पानी में तो क्या है, घुल जाती है, लेकिन तेल में नहीं। Why is water considered a good solvent? पानी को अच्छा सॉल्वेंट क्यों माना जाता है? Why are water bottles usually tall and cylindrical in shape instead of spherical? कि जो पानी की बोतल्स होती हैं वो ज़्यादातर लंबी और सिलेंड्रिकल, बेलनाकार आकार की क्यों होती है? ठीक है, गोलाकार क्यों नहीं होती है, गोल में क्यों नहीं होती है वो? शेयर योर क्वेश्चंस, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है आप उसको क्या है, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। You must have taken an oral rehydration solutions ORS at some time in your life। कि आपने अपने जीवन में किसी टाइम में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसे ORS कहते हैं ना, जरूर दिया गया होगा आपको, है ना? आपने देखा होगा कि बचपन में कई बार जैसे लूज मोशन वगैरह लग जाते थे बच्चों को, है ना? तो बोलते थे ना कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, तो उसके लिए ORS का घोल देते थे। ORS is usually used to treat dehydration by keeping your body hydrated। और जो ORS है इसका यूज बॉडी को हाइड्रेट रखकर, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना? तो शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। यू हैव लर्न टू प्रिपेयर ORS एट होम इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। और क्लास 6 में आपने ORS घर पे बनाना सीखा था। यू मे हैव वंडर्ड व्हाई एवरी सिप ऑफ योर होममेड ORS टेस्ट द सेम नो मैटर हाउ मच यू ड्रिंक। कि आपने सोचा होगा कि घर पे बने ORS का हर घूंट एक जैसा स्वाद क्यों होता है, चाहे जितना भी पिया जाए। Why does it not taste salty in one sip and sweet in another? कि ये एक घूंट में नमकीन और दूसरे में मीठा क्यों नहीं लगता? This is because ऐसा इसलिए क्योंकि when you add sugar and salt to water, कि जब आप चीनी या नमक को पानी में क्या करते हो,
ऐड करते हो, दे फॉर्म अ मिक्सचर, वो एक मिक्सचर बना लेता है, इन विच द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, कि जिसमें क्या है कि वो एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं कि उसके जो भी कंपोनेंट है वो समान रूप से फैले होते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट वेदर दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म और नॉट यूनिफॉर्म, कि क्या आप बता सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि जो मिक्सचर है वो समान रूप से फैला है या नहीं। वट हैपन्स व्हेन चॉक पाउडर इज मिक्सड विद वाटर, क्या होता है जब चॉक पाउडर को पानी के साथ घोला जाता है, मिक्स किया जाता है। डज इट फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, तो क्या ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है। ठीक है, तो देखो, when salt and sugar are mixed with water, जब हम चीनी या नमक को पानी में मिक्स करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया आपको, ठीक है। whereas when chalk powder और sand और sawdust is mixed with water, या जब हम पानी में इस तरीके से देखो दिखाया हुआ है, ठीक है, आप चौक पाउडर हो गया या सैंड हो गया, जैसे इसमें सैंड को मिक्स किया गया है वाटर के साथ, यहाँ पे वाटर के साथ क्या है, बुरादे को मिक्स किया गया है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो समान रूप से नहीं फैले होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो, जब हमने वाटर में शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व किया, ठीक है, उसको मिक्स किया तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। अब आप क्या इस पानी के ग्लास को देख के बता सकते हो कि इसमें चीनी या नमक है या नहीं है? देख के तो नहीं बता सकते ना, जस्ट टेस्ट करके चलो बता सकते हैं, बट देख के नहीं बता सकते हैं। तो वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होएगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में आपका क्या हो जाएगा कि जो ये कंपोनेंट्स है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, अब इस देखो, इस ग्लास में रेत है, इसको मैं इजिली देख के बता सकती हूँ, है ना। और इसमें जैसे कि बुरादा है, वो भी हम इजिली देख के बता सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर क्या होते हैं, हमारे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर द साइंस ऑफ मिक्सिंग थिंग्स टुगेदर, कि आओ चीजों को मिलाने के विज्ञान का पता लगाएं। तो देखते हैं 9.1 टॉपिक है, व्हाट आर सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, कि सोल्यूट कहते हैं हम विलेय को, सॉल्वेंट कहते हैं हम विलायक को, और सॉल्यूशन कहते हैं हम विलयन को। ये क्या है? यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज दैट ऑफ salt एंड शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, कि एक मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, जैसे कि नमक और चीनी है और पानी है, तो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, कि पानी में आपने नमक और चीनी को ले लिया तो वो जो बना वो आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बनता है। whenever whenever a solid is mixed with the liquid, जब किसी सॉलिड को हम मिक्स करते हैं लिक्विड में तो वो क्या बना देता है, सॉल्यूशन बना देता है। तो द सॉलिड कंपोनेंट इज कॉल्ड द सोल्यूट, जो सॉलिड कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। देखो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान के चलो आपने शुगर ले लिया, ठीक है, शुगर आपका सॉलिड कंपोनेंट है, वो आपका सोल्यूट है, एंड द लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, और जो लिक्विड कंपोनेंट होगा, लिक्विड चीज होगी, वो आपकी क्या होगी, सॉल्वेंट हो गई है। ठीक है, तो जब आपने पानी में चीनी को मिक्स किया तो सोल्यूट क्या होएगा, डिजोल्व हो जाएगा किसमें, सॉल्वेंट में, मतलब पानी में, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और तब वो एक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैंने बोला था कि सोल्यूट और सोलवेंट को मिला के क्या बना, सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो कि सोल्यूट है, सोल्यूट में मैंने ले लिया था शुगर, ठीक है, सॉल्वेंट में मैंने ले लिया था वाटर, और जब मैंने वाटर में शुगर को मिलाया तो मुझे क्या मिला, शुगर सॉल्यूशन मिला। यानी कि अब आपको जो पानी मिलेगा, है ना, जो पानी होगा वो आपका कैसा होगा, टेस्ट में शुगर मीठा होगा। ठीक है, तो सॉलिड पार्ट होगा जो, ठीक है, जो सॉलिड होगा वो होता है सोल्यूट, जो लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन। व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड, जब एक सॉल्यूशन क्या है, आपको कब फॉर्म होता है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म, जब आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप मिक्स करते हो दो लिक्विड को। इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर विच सब्सटेंस इज डिसॉल्विंग द अदर, और ये कभी भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, क्या क्लियर नहीं होता है, कि कौन सा पदार्थ किस में घुल रहा है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड द सोल्यूट, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि जो कम मात्रा में है, जो कम हमारे पास क्या है, जो
कम अमाउंट में है वो सोल्यूट होगा, और जबकि जो लार्ज अमाउंट में हो, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सोलवेंट होगा। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि आप पानी में ही चीनी को घोलते हो तो पानी ज़्यादा और चीनी कम लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि चीनी ज़्यादा हो और पानी कम हो, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो इन्होंने वही कहा है कि ऐसे केसेस में हम क्या कर लेते हैं, जो कम अमाउंट में होगा उसको हम ले लेते हैं सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है। अब देखो ये लड़की क्या कह रही है, वी नो एयर इज अ मिक्सचर, हम जानते कि हवा एक मिक्सचर है। ठीक है। वुड द मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सॉल्यूशन, तो क्या जो गैसेस का मिक्सचर है उसको भी हम सॉल्यूशन मानेंगे। ठीक है, ये पूछ रही है। जस्ट एज वाटर कैन एक्ट एज अ solvent in liquid solutions, gases can also form solution with air being a common example। क्या कह रहा है कि जिस तरीके से, जिस तरह पानी लिक्विड, ठीक है, पानी लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे कि पानी एक्ट करता है एक सॉल्वेंट की तरह, कि इसमें लिक्विड सॉल्यूशन में, तो गैसेस क्या है, वो क्या फॉर्म कर सकती हैं, गैसें भी क्या बना सकती है, सॉल्यूशन बना सकती है। और एयर इसका क्या है, एक बहुत ही अच्छा कॉमन एग्जाम्पल है। एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन, हवा है वो एक गैसियस सॉल्यूशन है, हमें पता है एयर में बहुत सी गैसेस हैं, है ना, तो इसलिए वो गैसियस सॉल्यूशन है। सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर, और हमें पता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, एयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। ठीक है, जो आपका क्या 78% है। इट इज कंसिडर्ड एज द सॉल्वेंट, तो इसको सॉल्वेंट माना जाता है। ठीक है। अब मैंने बताया था ना, अभी हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे, जो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, तो इन्होंने वही कह दिया कि ये क्या है, इसको सॉल्वेंट माना जाता है। वाइल ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर कंसीडर्ड एज सोल्यूट, जबकि बाकी गैसेस को सोल्यूट माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, कम अमाउंट में होती है। आगे देखिए, एवर हर्ड ऑफ, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, द चाशनी, जो चाशनी होती है, शुगर सिरप। ठीक है। तो जो चाशनी होती है ऑफ द इंडियन स्वीट गुलाब जामुन इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ शुगर सॉलिड डिजोल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लिक्विड। तो ये क्या कह रहा है कि जो भारतीय मिठाई गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है, तो चाशनी में आपने देखा होगा, चाशनी में ज्यादा अमाउंट में चीनी होती है ना, चीनी को थोड़े अमाउंट में पानी में घोल के बनाई जाती है ना, चाशनी में देखा होगा पानी होता है कम और चीनी होती है ज्यादा। However, the water is still considered as the solvent and sugar as the solute। तो क्या कह रहा है कि फिर भी हम जो पानी है, पानी को सॉल्वेंट मानते हैं और शुगर को क्या मानते हैं, सोल्यूट मानते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, देखो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट लेंगे, और जो कम अमाउंट में होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, कम अमाउंट को हम क्या लेंगे, सोल्यूट लेते हैं। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जब हम चाशनी बनाते हैं, है ना, चीनी की चाशनी बनती है, तो वो जो चाशनी होती है उसमें चीनी ज्यादा और पानी कम होता है। ठीक है, पानी कम है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कम अमाउंट में उसको सोल्यूट होना चाहिए था, है ना, जो हमने पीछे अभी पढ़ा है। पर ये क्या कह रहा है कि हम फिर भी पानी को ही सॉल्वेंट लेते हैं, शुगर को क्या लेते हैं, सोल्यूट लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 9.2, हाउ मच सोल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व, कि हाउ मच सोल्यूट, कि कितना सोल्यूट है, कैन अ फिक्स्ड अमाउंट, कि एक निश्चित मात्रा के जो सोल्यूट है उसमें कितना सॉल्वेंट है, कितना वो पदार्थ है, ठीक है, सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट घुल सकता है। एक्टिविटी 9.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए जांच करें। तो ये लड़का क्या कह रहा है, वट विल हैपन इफ वी कीप ऑन एडिंग मोर सोल्ट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, कि क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर हम क्या करें कि बहुत सोल्ट को, आपको जितने अमाउंट में वाटर दिया है ना, ठीक है, आप उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा नमक क्या है, अगर आप उसमें ऐड करते रहे तो क्या होगा। तो देखते हैं करके। टेक अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर, आपको एक साफ ग्लास टम्बलर लेना है और उसे आधा पानी से भरे।
Add 1 spoon of salt into it and stir well till it dissolves completely. इसमें आपको 1 चम्मच नमक डालना है और अच्छी तरीके से हिलाना है जब तक वो पूरी तरह घुल ना जाए. Gradually add a spoonful of salt into the gas tumbler and stir. अब आपको धीरे धीरे एक चम्मच नमक और डालना है और उसको हिलाना है. Observe how much spoons of salt you can add before it stops dissolving completely. आपको क्या कह रहा है ये कि आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व करना है आपको कि कितने चम्मच डालने के बाद कुछ नमक क्या है, ठीक है, कि क्या कह रहा है, क्या ऑब्जर्व करना है कि हाउ मैनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट, कि कितने चम्मच डालने के बाद कुछ नमक घुलना बंद कर देता है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 9.1. तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको अपनी टेबल में फिल करना है. तो टेबल 9.1 डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. तो देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो जब आपने 1 चम्मच नमक को डाला उसमें, ठीक है, 2 को, 3 को, 4 को, है ना. तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सोल्ट डिसॉल्व हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है. देखो जब हम 1 चम्मच, आपने 1 स्पून लिया सोल्ट का, ठीक है, तो सोल्ट क्या है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा. सेकंड लिया तब भी डिसॉल्व हो जाएगा. थर्ड लिया, ठीक है, तब भी सोल्ट क्या है, डिसॉल्व हो जाएगा. पर फोर्थ में भी देखो वैसे तो डिपेंड करता है कि चलो आप कितना पानी ले रहे हो और कितना वो डिसॉल्व कर रहा है ना. फोर्थ में भी मान के चलो कि हो गया. मान लो अब जब आप फिफ्थ टाइम ले रहे हो, है ना, क्या पता ऐसा होगा कि कुछ सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा और कुछ रह जाएगा. सिक्स टाइम में लोगे फिर अगर 6 स्पून लेते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, है ना. तो ऐसे करते करते जितनी हम क्वांटिटी सॉल्ट की लेते रहेंगे, जितने स्पून, तो वो डिसॉल्व धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. क्योंकि देखो जो सॉल्ट का डिसॉल्व होना पानी की क्वांटिटी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना. क्योंकि हमें पता है देखो, अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी में जल्दी घुलेगा, ठंडा पानी है तो उसमें कम घुलेगा. सम डिस्कशन पॉइंट, कुछ आपको आपके डिस्कशन पॉइंट है. हाउ मैनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट वर यू एबल टू डिसॉल्व बिफोर सम ऑफ इट रिमेन्ड अनडिसॉल्व. कि आप कितने चम्मच नमक घुला पाए जब तक कुछ घुला ना रह गया हो, है ना, बिना घुला रह गया हो. व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व सॉल्ट. अब देखो क्या कह रहा है कि ये पानी की नमक घोलने की जो कैपेसिटी के बारे में क्या बताता है. ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में आप खुद ही बता सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि हाँ, जब हमने 4 स्पून लिए थे तब तो वो घुल गया था. 5वें स्पून डालने के बाद वो क्या है, क्या था, वो घुला नहीं है. ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि जो पानी की नमक घोलने की कैपेसिटी के बारे में आपको क्या बताता है. ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जो पानी की एक जो सीमित सोल्यूबिलिटी होती है, ठीक है, और एक निश्चित जो निश्चित मात्रा के पानी में सिर्फ एक निश्चित ज्यादा मात्रा तक ही नमक घुल सकता है. उस लिमिट के बाद जो नमक है वो घुलना क्या है, बंद कर देता है. और इस जो स्टेट को हम सैचुरेशन कहते हैं. टेम्परेचर बढ़ाने से ये लिमिट बढ़ भी सकती है ना. क्यों, क्योंकि गर्म पानी में नमक ज्यादा घुलता है और ठंडे में कम घुलता है. ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में रीड करेंगे कि जब नमक नहीं घुला और तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, है ना. तो ये चीज अब हम डिस्कस करेंगे. You might have observed that initially the salt completely dissolves in the water forming a solution. कि आपने देखा होगा कि शुरुआत में तो नमक पूरी तरह पानी में घुल जाता है, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन बनाता है. हमने देखा था ना अभी कि हाँ, शुरू में तो बड़े अच्छे से वो डिसॉल्व हो रहा था. After adding a few more spoons of salt, a stage comes when the added salt doesn't dissolve completely. और देखो जब हमने और भी और चम्मच नमक को ऐड किया तो एक ऐसी स्टेज आ गई कि जब नमक क्या है वो डिसॉल्व होना क्या कर देता है, बंद कर देता है. और अनडिसॉल्व्ड, अनडिसॉल्व मतलब जो नमक नहीं घुला है, ठीक है, वो क्या है, बॉटम, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा. दिस इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट करता है, यानी ये दर्शाता है कि जो पानी है कैन नो लॉन्गर डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट. कि आप पानी है
और नमक नहीं घोल सकता। क्यों? बिकॉज इट हैज़ रीच्ड इट्स लिमिट, क्योंकि अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। ठीक है, अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। तो जो सॉल्यूशन जिसमें मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है ये आपकी डेफिनेशन, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि ज्यादा सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, एक क्या कह रहा है कि वो सॉल्यूशन जिसमें एक गिवन टेम्परेचर पर और जो सोल्यूट को डाला जाता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसमें कि मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है जितने गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। हाउएवर व्हेन द सोल्यूट स्टॉप्स डिसॉल्विंग, और जब सोल्यूट है वो घुलना बंद कर रहा है, एंड बिगिंस टू सेटल एट द बॉटम, देखो जब वो घुलना बंद करता है तो क्या होगा, ठीक है, जैसे देखो जब वो जब घुल गया था, ठीक है, तो वो तो आपका अनसैचुरेटेड हुआ, और जब उसने घुलना बंद कर दिया तो क्या हुआ, नमक कहाँ जाएगा, नमक क्या है आपका नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो जब नमक नीचे सेटल हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब नमक क्या है नीचे सेटल हो चुका है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a fixed quantity of a solution is termed as its concentration, कि जो अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट होता है जितनी फिक्स क्वांटिटी में, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, किसमें, फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की फिक्स क्वांटिटी में। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सोल्यूट कम अमाउंट में हो। ठीक है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम, जिसमें सोल्यूट कम अमाउंट में हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जिसमें मोर अमाउंट में सोल्यूट हो। ठीक है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स, और ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। सो वन कैन से इन एक्टिविटी 9.1, तो क्या कह सकते हैं कि एक्टिविटी 9.1 में जो सॉल्यूशन है ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इज डाइल्यूट, इसका मतलब क्या कह रहा है कि हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें मिला है, कब मिला है, जब हमने 1 चम्मच सॉल्ट को डिसॉल्व किया था, तो वो डाइल्यूट है। किसके कंपैरिजन में, टू दैट ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 2 और मोर स्पून्स ऑफ सॉल्ट, किसके कंपैरिजन में, जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा चम्मच सॉल्ट को क्या किया था, ऐड किया था, है ना, क्योंकि अब ये ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वांटिटी वाले को हम कहेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो आपका कम क्वांटिटी में है वो आपका डाइल्यूट होगा। कैन यू नाउ रिफ्लेक्ट विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, तो आप क्या मतलब कि क्या रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 2 चम्मच सॉल्ट वाला और कितने पानी में, 100 ml वाटर में, या 4 स्पून ऑफ सोल्ट इन 50 ml ऑफ वाटर, कि अगर आप 2 चम्मच नमक लेते हो 100 मिलीलीटर पानी में, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, या जो 4 स्पून लोगे आप सोल्ट को, ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर में। तो देखो सिंपल सी बात है, कौन कंसंट्रेटेड होगा, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, सोल्यूट होगा। Next, from activity 9.1, we can say that the maximum amount of solute that dissolve in a fixed quantity of the solvent is called its solubility. क्या कह रहा है ये, कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम, जो ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट है वो घुल सकता है एक फिक्स क्वांटिटी में, किसमें, सॉल्वेंट में, कोई भी लिक्विड चीज़ ले ली जैसे आपने, है ना, तो वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है, तो उसे हम उसकी सोल्यूबिलिटी कहेंगे। ठीक है, डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, क्या टेम्परेचर का असर पड़ता है किसी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी पे, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, आइए हम खोजते हैं। 9.2.1, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है उसका असर पड़ता है किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी पर।
एक्टिविटी 9.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट, आइए एक्सपेरिमेंट करें। डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है। Take about 50 ml of water in a glass beaker and measure its temperature। कि आपने 50 ml पानी लेना है एक ग्लास बीकर में और उसके टेम्परेचर को आपको मेजर करना है। किससे करना है? यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। हाँ, तो आपने लेबोरेटरी थर्मामीटर से उसके टेम्परेचर को क्या करना है? मेजर करना है। आप कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर अगर। अब आपने ऐड करना है स्पूनफुल ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आपने ऐड किया, ठीक है। बेकिंग सोडा जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब आपने ऐड कर दिया क्या? 1 चम्मच बेकिंग सोडा को किसमें? पानी में। एंड स्टीर, और उसको अच्छे से स्टीर के हिलाया अंटिल इट डिजोल्व, जब तक कि वो घुल ना जाए। कंटिन्यू एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बेकिंग सोडा। कंटिन्यू आपने ऐड करते रहना है उसमें थोड़ा थोड़ा करके बेकिंग सोडा को, वाइल स्टीरिंग, और उसको स्टीर करते रहना है टिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा इज लेफ्ट अनडिजोल्व्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, तो आपने इसको स्टीर किया। अब आपने क्या देखना है कि टिल सम सॉलिड, की जब तक कुछ सॉलिड बेकिंग सोडा लेफ्ट अनडिजोल्व बच गया है, जो डिजोल्व नहीं हुआ है, और वो बीकर के कहाँ पे आ जाएगा? बॉटम में, है ना। जो डिजोल्व नहीं होता तो वो नीचे की तरफ आज सेटल हो जाता है बीकर में। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द हीटिंग डिवाइस। आपको ध्यान रखना है जब भी आप हीटिंग डिवाइस का क्या है? यूज कर रहे हो। अब आपने हीट करना है कंटेंट्स टू 50 डिग्री सेल्सियस वाइल स्टीरिंग। अब आपने जो आपके पास सामग्री है उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते रहो, गर्म करो और हिलाते रहो। व्हाट हैपेंस, क्या होता है? टू द अनडिजोल्व्ड बेकिंग सोडा, क्या हुआ? जो बेकिंग सोडा डिजोल्व नहीं हुआ। यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज डिजोल्व, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये डिजोल्व हो गया है, घुल गया है। Continue adding more baking soda while stirring at this temperature until some solid baking soda remains undissolved। अब देखो क्या कह रहा है कि इसी टेम्परेचर पर बेकिंग सोडा डालते और हिलाते रहो जब तक कि कुछ सॉलिड बेकिंग सोडा क्या है? अनडिजोल्व ना रह जाए। अगेन हीट द कंटेंट्स फर्दर टू 70 डिग्री सेल्सियस। अब दोबारा से आपने ये जो आपका कंटेंट है ना, इसको क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसको हीट करना है, जबकि कंटिन्यूइंग टू स्टीर। ठीक है, और क्या है? और इसको कंटिन्यूस को क्या है करना? आपको हिलाते रहना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? द अनडिजोल्व बेकिंग सोडा डिजोल्व, कि जो बेकिंग सोडा डिजोल्व नहीं हुआ था वो डिजोल्व हो गया, घुल गया है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या बता सकते हो? वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, की जो पानी है 70 डिग्री डिग्री सेल्सियस पे घुलता है मोर बेकिंग सोडा देन वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। देखो जब आपने वाटर को 70 डिग्री सेल्सियस पे रखा था तो उसने बेकिंग सोडा को ज़्यादा डिजोल्व किया, किसके कंपैरिजन में? जब आपने वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा था। द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डिजोल्व इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इवन लेसर, और जो बेकिंग सोडा घुला है पानी में कब? 20 डिग्री सेल्सियस पे, इवन वो उससे कम डिजोल्व हुआ है। It has been found that for most of the substances, the solubility increases with an increase in temperature। कि ये पाया गया कि जो मोस्टली जो सब्सटेंस होते हैं उनकी solubility बढ़ जाती है अगर आप टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं। We can also say that a saturated solution at a particular temperature behave, और हम कह सकते हैं कि जो एक saturated solution है, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जो एक saturated solution है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो किसकी तरह बिहेव करता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है।
इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे देखो, आप नॉर्मल एग्जांपल लो, आपको आपको क्या करना है, शुगर को डिसॉल्व करना है वाटर में, ठीक है। तो आप गर्म पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, ठीक है, उसमें डिसॉल्व करो, तो हमेशा गर्म पानी में जल्दी शुगर डिसॉल्व होगी, किसके कंपैरिजन में, ठंडे पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आवर साइंस हेरिटेज। वाटर हैज primarily been used as a solvent for the preparation of medicinal formulations in Ayurved। तो देखो क्या कह रहा है, भारत में जो आयुर्वेद, सिद्ध सिद्ध एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, कि जो भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और जो बाकी की जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में औषधियां तैयारियों की तैयारी के लिए पानी का मुख्य रूप से एज अ सोलवेंट यूज किया गया है। एडिशनली ड्रग फॉर्मुलेशंस हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द हर्ब्स। इसके अलावा जो औषधियां हैं उनकी तैयारियां जड़ी बूटियों के हाइड्रो अल्कोहलिक अर्क का यूज करके भी बनाया गया है। द Indian systems of medicine have also referred to the use of oils, ghee, milk and other substances as solvents for drug formulations। और इंडियन सिस्टम में, ठीक है, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में औषधियां लाभ प्राप्त करने के लिए दवाओं की तैयारी में तेल, घी, दूध और बाकी पदार्थों का भी हम क्या है, एज अ, हम इसका क्या है, इसके रूप में भी उपयोग किया जाता है, इसका एज अ सॉल्वेंट हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू हेल्प अचीव, ताकि हम क्या अचीव कर सके, द क्या अचीव कर सके, ताकि हम थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग, ताकि हम इनका क्या है कि एज अ ड्रग इनका क्या, हम इनका यूज कर सके। आगे देखते हैं, बी अ साइंटिस्ट। अब देखो बी अ साइंटिस्ट में क्या है, व्हाट इंस्पायर्ड असीमा चटर्जी टू वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, कि असीमा चटर्जी को मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधों पर काम करने की प्रेरणा किसने दी। असीमा चटर्जी इज, जो असीमा चटर्जी थी, ठीक है, वो क्या था, renowned for her work in developing anti-epileptic and anti-malarial ड्रग्स। जो असीमा चटर्जी थी, मिर्गी रोधी और मलेरिया रोधी दवाओं के विकास में अपने कार्य के लिए फेमस है। शी used solvents and solutions extensively to extract and isolate important compounds from medicinal plants। उसने यूज किया, किसका यूज किया, उसने जो औषधियां पौधे होते हैं उनसे महत्वपूर्ण, उनसे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स को अलग करने के लिए सोलवेंट और जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया, ठीक है। शी अर्नड अ डॉक्टरेट ऑफ साइंस, और उसने क्या किया, उसने क्या अर्न किया, डॉक्टरेट, उसने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, किसमें, साइंस में। बिकमिंग द सेकेंड इंडियन वुमेन, और दूसरी इंडियन वुमेन मिली टू डू सो आफ्टर जानकी अम्मल, किसके बाद, और वो क्या थी, जानकी अम्मल के बाद दूसरी भारतीय महिला बनी। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द शांति स्वरूप, और वो पहली औरत बनी, कौन सी पहली औरत बनी, जिसे विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस, केमिकल साइंस में, ठीक है, केमिकल साइंस के क्षेत्र में इसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाली वो क्या थी, पहली महिला थी। एंड वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द पद्म भूषण, और उन्हें पद्म भूषण से भी क्या था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज के इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। ओके बाय, मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।